चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। एलएसी पर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत, जिसमें पहली बार विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल। चीन पर नजर रखने के लिए फौज को मिली नई ताकत, एलओसी पर होगी दोहरी कुबड़ वाले ऊंट की तैनाती। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया। बीजेपी ने अपने सांसदों से कहा कि वो आज सदन में मौजूद रहे और सरकार के कदम का समर्थन करें। ये विधेयक पहले सोमवार को ही पेश किया जाना था, लेकिन विपक्षी सांसदों के निलंबन के बाद से संसद में हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही के बीच में 4 बार स्थगित करना पड़ा। कृषि बिल के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर एमएसपी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में इसका ऐलान किया। वहीं संसद में कृषि बिल के विरोध के बाद अब विपक्ष ने राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा। विपक्ष राष्ट्रपति से दोनों कृषि बिल पर हस्ताक्षर न करने की अपील करेगा। कृषि बिल को लेकर पीएम ने देश को भरोसा दिया कि नई व्यवस्था में मंडियां बंद नहीं होंगी और न ही किसानों के लिए एमएसपी की व्यवस्था खत्म की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से पास किए गए कृषि विधेयक का प्रदेश में कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है और इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस के विरोध को गलत करार देते हुए कहा कि विपक्षी किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। इसके खिलाफ कांग्रेस देश भर में कई चरणों में आंदोलन करेगी। 24 सितंबर को राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 28 सितंबर को कांग्रेस पीसीसी से राजभवन तक पैदल मार्च निकालेगी। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को कांग्रेस किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाएगी। 10 अक्टूबर को कांग्रेस किसानों का बड़ा सम्मेलन बुलाएगी। 2 से 31 अक्टूबर तक कांग्रेस हर गांव जाकर किसान विरोधी इस काले कानून के खिलाफ 2 करोड़ दस्तखत एकत्र करेगी और 14 नवंबर को राष्ट्रपति को सौंपकर कानून को निरस्त करने की मांग करेगी। राज्यसभा में पश्चिमी राजस्थान के जल संकट का मुद्दा गूंजा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर ने जवाई पुनर्भरण का मुद्दा उठाया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने नागौर में होने वाली सेना भर्ती का मामला संसद में उठाया। सांसद ने सेना भर्ती को नागौर में ही यथावत रखने की मांग उठाई। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने लोकसभा में खनन का मुद्दा उठाया। रंजीता कोहली ने कहा कि बंसी पहाड़पुर से निकलने वाले पत्थरों की माइंस पर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। बीती रात रेजिडेंट डॉक्टर्स की सरकार से बातचीत बेनतीजा रही। ये डॉक्टर सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स की सोमवार की देर रात हुई जनरल बॉडी मीटिंग में फैसला किया गया। जेएआरडी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से अब तक कोई भी लिखित कार्रवाई नहीं की गई है। यदि सरकार फिर भी कोई ध्यान नहीं देगी तो रेजिडेंट डॉक्टर्स अपना आंदोलन और तेज करेंगे। लक्ष्मी विलास पैलेस होटल मामले की सुनवाई आज राजस्थान हाईकोर्ट में हो सकती है। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी को भी आरोपी बनाए जाने के आदेश दिए हैं। सीबीआई की विशेष कोर्ट जोधपुर के जज पूरन कुमार शर्मा ने प्रसंज्ञान लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, पूर्व आईएएस अफसर प्रदीप बैजल और भारत होटल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्रीमती ज्योत्सना शूरी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। भारत होटल लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ज्योत्सना शूरी ने सीबीआई के इस आदेश को अनुचित बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। शूरी की तरफ से हाईकोर्ट में पूर्व केंद्रीय विधि राज्य मंत्री और सांसद पीपी चौधरी बतौर वरिष्ठ अधिवक्ता पैरवी करेंगे। हिरण शिकार केस में फिल्म अभिनेता सलमान खान को 28 सितंबर को जोधपुर के ग्रामीण जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश होने और जमानत मुचलके पेश करने का आदेश कोरोना गाइडलाइन के चलते आगे चला गया। अब उनकी अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। पिछले 21 सालों से अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे काले हिरण शिकार केस में गत 14 सितंबर को उस समय नया मोड़ आ गया था, जब मामले की सुनवाई कर रहे जोधपुर जिला न्यायालय के जज ने सलमान खान को इसी महीने की 28 तारीख को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण विकास पथ, मिसिंग लिंक, सड़क नवीनीकरण और मरम्मत के कार्य कराए जाए। उन्होंने कहा कि अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सड़कें बने, ये राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल से किसी तरह का समझौता ना हो।
गहलोत ने कहा कि कुछ सड़कों की काफी लंबे समय तक मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ सड़कें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे में गुणवत्ता बनाई रखनी चाहिए। सीएम गहलोत ने बजट घोषणाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने वर्तमान में चल रहे सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी। नरेगा में 90 दिन काम पूरा करने वाले मजदूरों को निर्माण श्रमिक कार्ड दिए जाएंगे। निर्माण श्रमिक कार्ड मिलने के बाद नरेगा मजदूरों को भी भवन और अन्य सनिर्माण श्रमिकों की तरह सुविधाएं मिल सकेंगी। ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला किया। इस फैसले से करीब 40 लाख नरेगा मजदूरों को फायदा होगा। सीएम गहलोत ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि राजस्थान में आधिकारिक नरेगा श्रमिकों को उनकी मांग के अनुसार काम उपलब्ध कराया जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत उपलब्ध विधायक कोष के लिए ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि विधायकों द्वारा प्रस्तावित कामों के लिए जल्द स्वीकृति जारी की जा सके। लंबे समय से पद बढ़ाने की मांग कर रहे कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 की नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों की आखिरकार मांग पूरी कर दी गई। सीएम अशोक गहलोत ने कनिष्ठ सहायक भर्ती 2018 में 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी है। संशोधित अर्थना के चलते नियुक्ति से वंचित हो रहे अभ्यर्थियों को इससे राहत मिलेगी और उन्हें विज्ञापित पदों के अनुरूप नियुक्ति के अवसर मिल पाएंगे। जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापित पदों के मुताबिक परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का सत्यापन भी करा दिया था। पिछले दिनों कार्मिक विभाग की एक बैठक में मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आया। इस पर सीएम गहलोत ने निर्देश दिए थे कि पदों में कमी के चलते चयन से वंचित इन वर्गों के पात्र अभ्यर्थियों को चयनित कर नियुक्ति दी जाए। इसी क्रम में इन 603 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए सीएम गहलोत ने सख्ती बरती। उन्होंने 11 जिलों में धारा 144 लगा दी और जरूरत पड़ने पर इसका दायरा बढ़ाने की भी बात कही। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने 11 जिलों में धारा 144 के सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जरूरत पड़ी तो अन्य जिलों में भी ऐसा कदम उठाया जाएगा। सीएम ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन युक्त आईसीयू और वेंटिलेटर्स युक्त बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभागीय मुख्यालयों पर पूरे संभाग के लोग से उपचार के लिए आते हैं। साथ ही उन्होंने जयपुर में प्राथमिकता से ऑक्सीजन आईसीयू और वेंटिलेटर्स के 1000 बेड अतिरिक्त बढ़ाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों के जरिए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए गहलोत सरकार ने सोमवार से जयपुर में राज्य स्तरीय वॉर रूम शुरू किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि सचिवालय में 24 घंटे संचालित वाला वॉर रूम 30 मिनट में कोरोना संक्रमितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसका हेल्पलाइन नंबर 181 है। रघु शर्मा ने बताया कि वॉर रूम और इससे संबंधित जिला स्तरीय कक्ष के जरिए अधिकतम 30 मिनट में कोरोना मरीज या उनके परिजनों की समस्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अब राज्य के प्रमुख कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल RUSH जयपुर में बेड्स की संख्या 500 से बढ़ाकर 900 करने के निर्देश दिए। जयपुर के मेट्रो मास अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में विकसित करने की योजना है। वहीं ESI अस्पताल, रेलवे अस्पताल में भी बेड्स लिए गए और मरीजों को भर्ती किया जा रहा। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमित का रिकवरी रेट 83% को पार कर चुका है। तो बड़ी खबर, यूएन में भारत ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। यूएन में भारत का पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला। आतंकवाद का केंद्र है पाकिस्तान, तो भारत ने यहां पर निशाना साधा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, तो ये बयान दिया है भारत ने। तो बड़ा हमला यूएन में भारत का पाकिस्तान पर, कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। यूएन में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और सीधे तौर पर पाकिस्तान पर निशाना साधा, पाकिस्तान पर हमला किया। Pakistan is a country which is globally recognized as the epicenter of terrorism, which by its own admission harbors and trains terrorists and hails them as martyrs and consistently persecutes its ethnic and religious minorities. प्रदेश के खान और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने 12 सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने बिजली, पानी समेत लोगों की आम शिकायतें सुनी।
दौसा में एमबीसी वर्ग को 5% आरक्षण देने की मांग को लेकर एक बार फिर गुर्जर समाज में बैठकों का दौर शुरू किया गया। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे विजय बैसला की मौजूदगी में गुर्जरों की बैठक का आयोजन हुआ। झुंझुनू में 100 पंचायतों में 550 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। केंद्र की किसान नीतियों को लेकर मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि ये किसानों के लिए काला कानून है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि सुधार बिल के नाम पर ऑनलाइन के बहाने सालों पुरानी व्यवस्था को दोबारा अपना रही है। कोटा के गोटड़ा में चंबल नदी में हुई नाव दुर्घटना मामले में केंद्र सरकार से भी राहत मिली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पहल पर मृतकों के आश्रितों को पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। सीकर शहर में कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई से पालन कराने और धारा 144 को सख्ती से लागू कराने को लेकर कोतवाली में सीएलजी के सदस्यों की बैठक हुई। कोटा जिला कलेक्टर ने बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर नियुक्त अधिकारियों की जिला परिषद सभागार में बैठक ली। कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि सभी अधिकारी टीम भावना के साथ काम करें। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 30 मिनट से कम समय में कोविड-19 की रिपोर्ट देने वाले फेलुदा टेस्ट को मंजूरी दी। पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप वाले फेलुदा टेस्ट पर 500 रुपए का खर्च आता है। राज्य नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह ने चूरू के कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना की रोकथाम को लेकर चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में डॉक्टर सुनील सिंह ने कोरोना वायरस जांच सैंपल और जांच टीमें बढ़ाने के निर्देश दिए। कोटा में भी होम आइसोलेटेड के 4 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सा विभाग की टीमों ने मुस्तैदी दिखाते हुए चारों को नए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। कोटा में आज भी 2 लोगों के प्लाज्मा डोनेशन करने के साथ ही आंकड़ा 164 तक पहुंच चुका है। कोरोना से रिकवर होने वाले टीकमचंद और बैंक कर्मी राजेश कुमार ने एमबीएस के ब्लड बैंक में पहुंचकर प्लाज्मा डोनेट किया। सीकर में जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं यहां के युवा प्लाज्मा डोनेट करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। सीकर के 9 युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 70 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी। तो यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जयपुर के फागी इलाके में बेखौफ बजरी माफिया ने एसआई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एसआई गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक एसआई अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर ट्रैक्टर का पीछा कर रहे थे। वहीं भरतपुर के कामा में अवैध खनन माफिया के विवाद के बाद एक युवक पर ट्रैक्टर की ट्रॉली चढ़ा दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 सटोरे को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 16,800 की राशि बरामद की गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने 60 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। बरामद हेरोइन की बाजार में कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा में बदमाशों ने करवाड़ गांव के एक मकान में 30 लाख की नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद बदमाशों ने गांव के लोगों पर फायरिंग भी की। कोटा में नाकेबंदी के दौरान होमगार्ड को टक्कर मारने वाले बाइक सवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बाइक भी बरामद की। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ में चोरों ने एक सोने मकान से लाखों का जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। पाली के किरवा में हुए एक सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये सभी लोग टाटा 407 से जा रहे थे। हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य की वजह से टाटा पलट गए। बाड़मेर के बिटुजा में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने जमकर लाठी चलाई और किसानों को जबरन घसीटते हुए धरना स्थल से हटा दिया। केंद्र की किसान नीतियों के विरोध में प्रदेश की करीब 247 मंडियां पूरी तरह से बंद रही। बंद के आह्वान के चलते किसान अपने फसल को लेकर मंडियों में नहीं पहुंचे। कृषि अध्यादेश के विरोध में टोंक में सभी उपखंड मुख्यालयों पर कांग्रेस की ओर से सांकेतिक विरोध जताया गया। निवाई उपखंड मुख्यालय पर निवाई विधायक प्रशांत बैरवा के नेतृत्व में एसडीएम रूबी अंसार को ज्ञापन सौंपा गया। करौली के हिंडौन में पिछले दिनों पत्रकारों के साथ शराब माफियाओं द्वारा की गई मारपीट की घटना हुई थी, जिसके विरोध में टोटा भीम पत्रकार संघ ने जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पाली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस प्रशासन ने शहर के कई मोहल्लों में वाहन रैली निकालते हुए लोगों को कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जागरूक रहने की अपील की। अजमेर के पुष्कर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पुलिस ने जागरूकता के लिए फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, साथ ही लोगों के चालान भी काटे।
सीकर में गौवंश संरक्षण संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में गौशालों के संचालक और संत उपस्थित थे। पूर्व के सुजानगढ़ तहसील कार्यालय पर क्षेत्र के गौशाला संचालकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद गौ संरक्षण संघर्ष समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। सीकर में नए कृषि विधेयकों के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग की गई। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर चिकित्सकों की कई मांगों को लेकर आईएमए के बैनर तले डॉक्टर से प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते धारा 144 लगा दी गई, जिसको लेकर आज पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने आमजन से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। राजस्थान आवासन मंडल में आज अध्यक्ष की अध्यक्षता में राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मंडल की 234वीं बैठक आयोजित की गई। इस मैराथन बैठक में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए नई आवासीय योजना सृजित करने को बढ़ावा दिया गया। अजमेर डेयरी में बने नए प्लांट के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनुदान राशि जारी हुई, जिसके बाद डेयरी के नए प्लांट को गति भी मिलेगी। डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने इस बात की जानकारी दी। करौली के परिवार कल्याण साधनों की प्रगति की प्रदेश स्तर पर समीक्षा वीसी के माध्यम से सभी ब्लॉक और सेक्टर पर की गई, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद मीणा ने संसाधन उपलब्धता के बावजूद कम प्रगति पर चिंता जताते हुए सुधार के निर्देश प्रदान किए। कोटा में कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही चिकित्सा विभाग मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस से निपटने के लिए भी जुटा हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में नीट काउंसलिंग बोर्ड की मीटिंग का आयोजन हुआ। नीट काउंसलिंग बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर राजेश भारद्वाज ने बताया कि बैठक में 95% सदस्यों ने उपस्थिति दी। कोटा यूनिवर्सिटी की ओर से एमए, एमकॉम, एमएससी फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू हो गई, जो कि अक्टूबर अंत तक चलेगी। कोविड-19 परीक्षाएं देरी से हो रही हैं। एमकॉम के स्टूडेंट्स ने कहा कि परीक्षा होने का वो लोग स्वागत करते हैं। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह और लॉ कॉलेज के डीन डॉक्टर आनंद पालीवाल के बीच शुरू हुए विवाद से विश्वविद्यालय का माहौल गर्मा गया। दोनों ओर से एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगाए गए। कोरोना काल के बीच केंद्र सरकार की कक्षा 9वीं और 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद कोटा में स्कूलों को खोला गया। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से ध्यान रखा गया। और राजधानी के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के सालाना कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। स्वर्गवासी रामजी लाल स्वर्णकार की पुण्यतिथि पर भैरव से भैरवी कार्यक्रम में रागों को जीवंत किया गया। अजमेर में पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसके अंतिम दिन बीजेपी ने कोरोना में आर्थिक रूप से जनता की सेवा करने वाले भामाशाहों का सम्मान किया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।